जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है 2.0, तो उसका टेस्ट नंबर यहाँ पे 3 है, जो कि 15 मई को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपका होमवर्क सीरीज पहला भी चलाया गया था, उसके जितने भी पीडीएफ है या फिर उसके जितने भी होमवर्क सीरीज है ना, वो सभी का सभी मेरे चैनल पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करवाया गया है। तो उसका प्ले भी बना दिया गया है, तो आप लोग उसे भी अगर देखना चाहें तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। काफ़ी हेल्प आपको वहाँ पर भी मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग 2025 में दरोगा बनना चाहते हो, एक वर्दी अगर चाहते हो, एक सीट अगर आप लोग 2025 में फिक्स अपना करना चाहते हो, तो इस होमवर्क सीरीज का आप लोग हिस्सा जरूर बने। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके जितने भी नोटिफिकेशन है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और प्रत्येक दिन का होमवर्क भी आपको मेरे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है, तो जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको करेंट और फिजिक्स और केमिस्ट्री के यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे सर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे टॉपिक के नाम भी आप लोग देख सकते हो। इसका पहला क्वेश्चन है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। देखिए, अभी हाल ही में चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान बताया गया था आपका 41वां। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इस सूचकांक को जारी किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जहाँ पे प्रथम स्थान पे यहाँ पे नॉर्वे हो जाएगा, सेकेंड पे आपका यहाँ पे न्यूजीलैंड हो जाएगा, और सबसे अंतिम स्थान पे यहाँ पे आपका हो जाता है अफगानिस्तान। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र कौन सा है, तो ये आपका इंडिया का लोकतंत्र हो जाएगा। और भारत में एक सूचकांक जारी किया जाता है आपका सुशासन सूचकांक, जो कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है आपका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे। इस सुशासन सूचकांक में टॉप अगर स्टेट पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके महाराष्ट्र हो जाएंगे और सेकेंड पे आपके गुजरात हो जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सूचकांक थे जो कि आपके लोकतंत्र से संबंधित है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां महासागर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। देखिए, अभी हाल ही में 8वां महासागर सम्मेलन 2025 का आपका आयोजन किया गया था। ये आपका किया गया था ओमान के मस्कट में, जहाँ पे भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं एस जयशंकर जी। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ सम्मेलन ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में मालाबार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका विशाखापट्टनम में किया गया है क्वाड मेंबर के द्वारा। वहीं पे अगर रायसीना पूछा जाएगा, 2+2 वार्ता पूछा जाएगा, अभी हाल ही में शौर्य सम्मेलन भी किया गया था। तो ये सभी के सभी सम्मेलन जो है ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 3 देश कौन है। देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक पूछा गया है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है। एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी, इसके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और इस सूचकांक, ये जो सूचकांक था ना आपका 2024 का ही है, 25 में भी इसको जारी नहीं किया गया है। इसमें पहले स्थान पर आपका हो जाएगा डेनमार्क, दूसरे स्थान पर आपका फिनलैंड हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर भारत का स्थान पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत 96 स्थान पे है, और सबसे अंतिम स्थान पे यहाँ पे आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कि अगर आपसे भूख सूचकांक पूछा जाएगा तो उसमें इंडिया का जो स्थान है ना वो 105वें नंबर पे हो जाएगा। वहीं पे प्रेस सूचकांक पूछा जाएगा तो वहाँ पे इंडिया 191वें नंबर पे हो जाएगा। आपका खुशहाली में इंडिया 118वें नंबर पे हो जाएगा, और आपका शांति सूचकांक में इंडिया 116वें स्थान पे हो जाएगा। वहीं पर अगर विश्व पर्यावरण सूचकांक पूछा जाएगा तो इंडिया वहाँ पे 176वें स्थान पे हो जाएगा। अगर एसडीजी का सूचकांक पूछा जाएगा तो इंडिया वहाँ पे 71वें स्थान पे हो जाएगा। वहीं पे अगर मानव विकास सूचकांक पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इंडिया वहाँ पे 130वें स्थान पे हो जाएगा। तो सारे ये इंपॉर्टेंट सूचकांक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले बारे में हिंदी साहित्यकार कौन है। देखिए, अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आपका 59 नंबर का, जो कि 2025 में इनको सम्मानित किया गया है। तो ये 12वें नंबर के हिंदीकार बन गए हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ के कोई पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर 58 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि 2024 में मिला है, क्योंकि आपका जो एग्जाम अभी पढ़ने वाला है तो 2024 का भी डाटा
आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर 2024 पूछेगा तो ध्यान रखिएगा राम भद्राचार्य हो जाएंगे, इनको संस्कृत के क्षेत्र में, और गुलजार को यहाँ पे उर्दू के क्षेत्र में मिलता है। बात हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की करते हैं तो इसका शुरुआत आपका किया गया था 1961 में, लेकिन सबसे पहली बार कब दिया गया था पुरस्कार? 1965 में दिया गया था। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? अगर मेल कैटेगरी में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा जी शंकर को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। अगर आपको फीमेल में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा आशा पूर्णा देवी को मिला था बांग्ला भाषा के लिए। ठीक है, यहाँ पे हिंदी के लिए पूछा गया है ना 12वें नंबर का, लेकिन हिंदी के लिए पहले नंबर का पुरस्कार मिलता है आपका सुमित्रानंदन पंत को। वहीं पे हिंदी के लिए पहली महिला को कब मिलता है? तो ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा को मिलता है। तो ये सारे फैक्ट आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे के सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कितनी विभूतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? देखिए अभी हाल ही में 2024 में ये टोटल 5 विभूति को यहाँ पे भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए दोस्तों कि भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब होती है। यहाँ पे इसकी जो शुरुआत है ना ये आपका होता है 1954 में। 1954 से लेके 1977 तक यहाँ पे ये पुरस्कार चलता है। बाद में जब यहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार आती है ना तो इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। 1977 से लेके 79 तक का ये पुरस्कार प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके बाद इसे पुनः से लागू कर दिया जाता है 1980 में। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यह एक प्रकार का संवैधानिक पुरस्कार है, ठीक है, जिसका उल्लेख आपको आर्टिकल 18 में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे 2024 पूछा गया है तो 2024 में टोटल 5 लोगों को मिला है। एक का नाम ध्यान रखिएगा, एक आपके हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका संबंध आपका हो जाएगा बीजेपी के संस्थापक सदस्य से इनका संबंध हो जाएगा। इनको जीवित में ही इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। बाकी जो 4 अवार्ड दिए गए हैं ना ये मरणोपरांत दिए गए हैं। पहला तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, जिनका संबंध आपका हरित क्रांति से हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा चौधरी चरण सिंह, इनका संबंध आपका हो जाएगा, ये किसान नेता हुआ करते थे। और तीसरा आपका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, जो कि ओबीसी को आरक्षण देने से इनका संबंध हो जाएगा। और चौथा आपका हो जाएगा नरसिंह राव। इन्हीं के टाइम में 1951 में भारत में एलपीजी मॉडल आता है। भारत का जो आर्थिक सुधार है ना वो आपका किया जाता है एलपीजी मॉडल के द्वारा। तो ये सभी को अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2025 के लिए अभी किसी को घोषित नहीं किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2024 के बारे में ही पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 में विश्व के 167 में देशों में अंतिम स्थान पे कौन है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि विश्व लोकतंत्र सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो द इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले स्थान पे यहाँ पे नॉर्वे हो जाएगा और यहाँ पे भारत 41वें स्थान पे, और अंतिम पूछा गया है तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि अभी हाल ही में जो समान नागरिक संहिता है काफ़ी चर्चे में थी, क्योंकि भारत का पहला ऐसा राज्य था जो कि इसको लागू करते हैं, और ये आपके हो जाते हैं उत्तराखंड, जिन्होंने संवैधानिक तरीके से संपूर्ण राज्य में उन्होंने इसको लागू कराया। इसके पहले 1961 में ही लागू कर दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा आपका गोवा में, लेकिन वहाँ पे आंशिक रूप से लागू था, ठीक है, वहाँ पे पूर्ण रूप से लागू नहीं था। लेकिन उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जहाँ पे ये पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिन्होंने इनका प्रारूप तैयार किया था, उनका नाम आपका हो जाएगा रंजना प्रसाद देसाई। वैसे इसका वर्णन कहाँ पे हो जाएगा? आर्टिकल 44 में आपका हो जाएगा डीपीएसपी में। तो साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? देखिए इसको जारी किया जाता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा। इसमें इंडिया का स्थान आपका हो जाएगा 96 नंबर का, और इसमें अंतिम स्थान पे आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार 2024 में कितने विभूतियों को मरणोपरांत प्राप्त किया गया था? देखिए यहाँ पे टोटल 5 लोगों को दिया गया था। 5 में से एक तो आडवाणी जी आपके जीवित थे, बाकी 4 जो थे ना ये आपके डेथ थे, इनके बाद इनको मिला था। तो मरणोपरांत पूछा गया है तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे देखिए सत्य नहीं कथन पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो पहला कथन है कि इसकी शुरुआत 22 मई 1951 को किया गया था। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत 1961 में किया गया था और पहला पुरस्कार आपका 1965 में दिया गया था। तो इस हिसाब से ये एक आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसके पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक के जी शंकर ग्रुप थे। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि यह 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए ना तो इसमें अंग्रेजी को भी ऐड कर दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है कि इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा किया गया था। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गलत कथन पूछा गया है तो 1 और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता अधिनियम और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है? तो ये डीपीएसपी का आर्टिकल 44 इसको प्रोत्साहित करता है और यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उसके पहले 1961 में लागू किया गया था आपका गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पे आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में भारत का पहला तटीय पक्षी जनगणना आपका शुरू किया गया था मरीन नेशनल पार्क जामनगर, जो कि आपका गुजरात में अवस्थित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे पुलकित झील अभयारण्य आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंपली पाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पे भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। वैसे ही सिंपली पाल जो है ना, ये उड़ीसा में अवस्थित है और यह एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है, जिसको भी हाल ही में नेशनल पार्क के रूप में दर्जा दिया गया है, जो कि भारत का 107वें नंबर का हो जाएगा। और उड़ीसा में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंपली पाल और सतकोस दोनों आपके टाइगर रिजर्व है। वैसे अगर बात हम लोग नेशनल पार्क की करते हैं तो भारत में टोटल 107 हो चुके हैं, जो कि आपका 107वां नंबर का सिंपली पाल हो जाएगा। 106 नंबर का पूछा जाएगा क्योंकि ये भी करंट में ही था 2024-25 में। तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, रायमोना, जो कि असम में अवस्थित है। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा तो भारत में वर्तमान में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है और 58 नंबर का आपका माधवगढ़ हो जाएगा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया? देखिए, भारत में भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बने हैं, न्यायमूर्ति भूषण आर गवई जी, जो कि 52वें नंबर के बने हैं। इनके पहले संजीव खन्ना हुआ करते थे, तो इनको हटा के इनको बनाया गया है। बात अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की करते हैं तो इसका वर्णन आपका भाग 5 में है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसके लिए कौन से आर्टिकल जिम्मेदार है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिनका भी 18 मई को जिनका एग्जाम है बिहार दरोगा का, तो यहाँ से कुछ करेंट अफेयर हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। जैसे कि आरबीआई के भी हाल ही में गवर्नर चेंज हुए थे 26वें नंबर के, संजय मल्होत्रा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त बनते हैं ज्ञानेश कुमार, जो कि वो भी 26वें नंबर के ही होते हैं। तो आप लोग इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। तीसरा ध्यान रखिएगा कि वर्तमान के सीवीसी कौन है, सत्कर्ता आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो प्रवीण कुमार हो जाएंगे। वहीं पे भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो अनंत नागेश्वरम हो जाएंगे। तो ये सारे करंट अफेयर हैं जो कि वर्तमान में चेंज हुए थे, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? देखिए, एसडीजी का जो सूचकांक निकला था ना, उसमें इंडिया का स्थान आपका हो जाएगा 71 नंबर का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर हम लोग एसडीजी की करते हैं, जिसकी अवधारणा इंडिया में आया है यूएसए से, और इसमें टारगेट आपका रखा गया है 2015 से 30 तक का, टोटल यहाँ पे 17 लक्ष्य को डिफाइन किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और एसडीजी के मामले में अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए टॉप स्टेट, तो ये आपका केरला हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पे किसी पदार्थ की अवस्था में सबसे अधिक प्रसार होता है? देखिए, जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो प्रसार बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा प्रसार जो है ना, ये आपका गैस में होता है, उसके बाद आपका द्रव में होगा, उसके बाद आपका ठोस में होगा। तो सबसे यहाँ पे अधिक पूछा गया है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थों की आवृत्ति सारणी और अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदर्भ विकल्प सही है? तो यहाँ पे पदार्थ के बारे में पूछा गया है। पहला कि हमारे आसपास का पदार्थ तत्वों और यौगिकों और मिश्रणों के रूप में मौजूद है, तो ये तो खैर आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि तत्वों में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्व में सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु आपके पाए जाते हैं, तो दोनों विकल्प जो है यहाँ पे दोनों विकल्प जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछा गया है ऊर्ध्वापातन क्या है। ऊर्ध्वापातन क्या है? देखिए, ऊर्ध्वापातन में क्या होता है ना कि कोई वस्तु ठोस होती है, ठोस से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि कपूर क्या होती है, ठोस होती है, जब आप लोग उसको जलाते हो तो क्या होती है, गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया। ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पे लाल बत्ती उत्पन्न करती है? तो कौन सा ऐसा गैस है जो विद्युत प्रवाहित होने पे वो लाल बत्ती को उत्पन्न करती है? तो ये आपका नियॉन हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नियॉन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का नोबेल गैस, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थों के कणों के विषय में गलत है। देखिए यहाँ पे पदार्थ के कण के बारे में पूछा गया है। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो ये बिल्कुल स्थान होता है, जिसको हम लोग अंतराण्विक स्थान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि पदार्थों के कण कठोर और स्थिर होते हैं, ये देखिए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। पदार्थ के जो कण होते हैं ना, ये स्थिर कभी भी नहीं होते, ये हमेशा गतिमान होते हैं। डी है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको हम लोग अंतराण्विक बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आकर्षण बल यहाँ पे होता है, कार्य करता है। तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस के स्थान पे हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए जो आपका गैस के गुब्बारे होते हैं ना, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस की जगह पे हीलियम गैस का यूज क्यों किया जाता है? क्या ये हाइड्रोजन की तुलना में हल्का होता है? ये तो सही है। वैसे हाइड्रोजन गैस भी हल्का ही होता है, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधा होता है, मतलब कि थोड़ा भी ये ज्वलनशील नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थों की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कैसे बदला जाता है। देखिए पदार्थ की जो एक अवस्था होती है ना, उसको दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जब भी किसी चीज़ का संघनन किया जाता है, तो वहाँ पे जो ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग गुप्त ऊष्मा के रूप में जानते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संघनन का जो प्रोसेस होता है ना, देखिए एक आपका ठोस होता है, दूसरा आपका द्रव होता है, तीसरा आपका गैस होता है। ठीक है, और बाकी आपका प्लाज्मा और आपका बोस आइंस्टाइन तो होता ही होता है। जब ये ठोस से द्रव में जाता है, गलनांक की प्रोसेस होता है। जब इसको हम लोग जमाते हैं तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब ये आपका मतलब फ्रीज होता है, हिमांक को कहलाता है वो। जब द्रव से जब गैस में जाता है ना, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे वाष्पन कहते हैं। लेकिन जब गैस से कोई चीज़ को द्रव में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग संघनन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग गुप्त ऊष्मा के रूप में जानते हैं। तो वही पूछा गया है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यंत निम्न घनत्व वाली गैस सामान्य वायु के घनत्व के लगभग 100,000वें भाग पर अति निम्न तापमान तक ठंडा करने से बनती है। देखिए गैस की देखिए पदार्थ की टोटल यहाँ पे 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक आपका ठोस होता है, एक आपका द्रव होता है, एक आपका गैस होता है, एक आपका होता है प्लाज्मा P4 प्लाज्मा, और एक आपका B4 बोस आइंस्टाइन होता है। देखिए ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और गैस को अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ना, तो उस एक्सट्रीम लेवल का अगर टेम्परेचर देंगे तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर गैस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करेंगे ना, तो उस परिस्थिति में हमें बोस आइंस्टाइन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ठंडा पूछा गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें तल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका हो जाएगा वाष्पीकरण की प्रोसेस में यहाँ पे हमें ताप का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं, ठोस तरल गैस होती हैं, चौथा आपका प्लाज्मा, और पांचवा आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 अवस्थाएं पूछा गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। देखिए कौन सी ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे आकर्षण बल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये आपका हो जाएगा ठोस में। देखिए ठोस जो होता है ना, यहाँ पे जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा द्रव में, उसके बाद आपका हो जाएगा गैस में। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल कहाँ पे होता है, तो ये आपका गैस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वापातन कहने का मतलब ठोस से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो ये आपका कपूर का वाष्प में कन्वर्ट हो जाना हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया गैस को तरल में बदलती है। देखिए गैस को यहाँ पे तरल में बदलने का प्रोसेस पूछा गया है, तो ये तो वाष्पीकरण नहीं होगा, ना तो ऊर्ध्वापातन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गैस है, गैस को अगर हम लोग तरल में लाते हैं तो संघनन का प्रोसेस होता है, मतलब वहाँ पे हमें संक्षेपण देखने को मिलेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए पदार्थ की टोटल 3 अवस्थाएं होती है। एक तो आपका ठोस होता है, देखिए ठोस में जो अणु के आकार होते हैं और आयतन होते हैं ना, दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर तरल पूछा जाएगा, लिक्विड पूछा जाएगा, तो यहाँ पे इसके आयतन तो यहाँ पे निश्चित होते हैं, लेकिन आकार यहाँ पे अनिश्चित होता है। और गैस में क्या होता है कि आकार और आयतन दोनों के दोनों यहाँ पे अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित पूछा गया है दोनों का दोनों, तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम बताता है कि स्थिर तापमान पे गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका बताता है, ये आपका हो जाएगा बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में ही ये प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की किस अवस्था में कण अत्यंत ऊर्जावान और उत्तेजित होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में जो कण होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे टेम्परेचर के बाद ही प्लाज्मा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कण यहाँ पे ऊर्जावान होती हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में पदार्थ को ठंडा करने पे अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस बनती है। तो अगर हमने पदार्थ को सबसे ज़्यादा ठंडा करा तो वो हमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलेगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं भी पदार्थ को हमने एक्सट्रीम लेवल तक गर्म किया, टेम्परेचर दिया, तो वहाँ पे हमें प्लाज्मा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को हमने परिवर्तन करा तो वो पुनः अपने स्थिति में आ सकती है, उस प्रोसेस को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन वहाँ पे होता है जहाँ पे कुछ नया चीज़ बनता है, जैसे कि दूध का फटना। देखिए, दूध फट गया मतलब खट्टा हो गया तो दूध से दही बन गया ना, वो रासायनिक परिवर्तन। वो क्या हम लोग दही से दूध बना सकते? नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ नया पदार्थ बना है। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पे गैसों में कौन सी घटना बढ़ जाती है। देखिए, जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो गैस के जो प्रसार होते हैं ना वो आपके बढ़ने लग जाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रसार हमें देखने को मिलता है गैसों में, और सबसे कम देखने को मिलता है हमें ठोस में। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गैसों का गुण नहीं है। यहाँ पे देखिए गैस के गुण पूछा गया है, तो उनका आयतन निश्चित होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वे फैल सकते हैं, बिल्कुल सही है। उनका एक निश्चित मान होता है, ये भी सही है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैसों के जो आकार और आयतन होते हैं ना दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो ये आपका ऊर्ध्वापातन हो जाएगा। कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कारक आमतौर पर पदार्थ की अवस्था निर्धारित करता है। तो पदार्थ की अवस्था कौन निर्धारित करेगा। तो अंतर आणविक बल भी करता है और तापमान भी करता है, मतलब ये दोनों के दोनों करते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट और हीरे के बीच का संबंध कैसा होता है। देखिए, ग्रेफाइट और हीरा जो होता है ना ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस अक्रियशील है। यहाँ पे देखिए अक्रियशील गैस पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ना यह एक प्रकार का अक्रियशील गैस होता है, और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाए जाते हैं, और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कोई गैस पाया जाता है तो ये आपका नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इसीलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रोसेस किया जाता है, तो आपको तो ये पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस के लिए आदर्श गैस नियमों का पालन करने की क्या स्थिति होती है। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है ना इसके लिए आदर्श गैस की जो नियम पालन किया जाता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और यहाँ पे जो दबाव होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जब हमारे फेफड़े में चले जाते हैं श्वसन दर के माध्यम से, तो ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना इसको ये रोक देता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन का जो काम होता है इसको स्थिर कर देता है, तो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है ना वो शरीर में कम जाता है, तो उससे श्वास लेने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थ को उनके कणों के स्वाकर्षण बलस के बढ़ते क्रम में समूहीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे कौन सा क्रम पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, पानी और चीनी, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवोगाद्रो के नियम को निम्नलिखित में से किस कथन के द्वारा सही ढंग से दर्शाया गया है। देखिए, ये जो आपका अवोगाद्रो का जो नियम है ना इसका संबंध आपका हो जाएगा गैस से, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था को किसे माना जाता है। देखिए पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है, वैसे पदार्थ की टोटल 5 ही अवस्था होती है। पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा आपका गैस हो जाएगा, चौथा प्लाज्मा हो जाएगा। जब पदार्थ में एक्सट्रीम लेवल का हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम लोग एक्सट्रीम लेवल में अगर हम लोग उसे कोल्ड करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, तो ये बोस आइंस्टाइन हो जाएगा, जो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था हो जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है, क्यों। देखिए जल एक यौगिक है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा, तत्व तो होगा नहीं। तो इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न तत्व होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये कहा गया था आपके कनाद के द्वारा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु गर्म करने पे ऊर्ध्वपातित हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा आयोडीन। ऊर्ध्वपातन का जो प्रोसेस होता है ना, वो ठोस से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना होता है। वैसे आयोडीन, कपूर और नेफ्थलीन ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातन के आपके एग्जाम्पल होते हैं, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी किसका मिश्रण होता है। देखिए एलपीजी जो होता है ना, ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। वहीं पे अगर आपसे सीएनजी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, सीएनजी का मुख्य घटक आपका होता है मीथेन या फिर इथेन। अगर बायोगैस पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका मीथेन हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेन गेज विकृति मापी के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो देखिए, ये जो आपका स्ट्रेन गेज होता है ना, ये आपका किया जाता है विद्युत धारा को यांत्रिक विस्थापन में परिवर्तित करने के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डॉट आवेश का एम्पियर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकेंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कूलम। तो 1 कूलम आवेश में ये प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 51 में देखिए आपका सूची 1 से 2 को मिलान करने के लिए दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ भौतिक मात्रा है और ये इसका यूनिट है। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक वैसे आपका हो जाता है, विद्युत धारा का आपका हो जाता है एम्पियर हो जाता है इसका, ठीक है। वहीं पे प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। शक्ति का आपका हो जाएगा, शक्ति का आपका वाट होता है। आवेश का आपका कूलम्ब होता है। तो वैसे तो यहाँ पे दिया गया है कुछ अलग ही, तो आप लोग इसे ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन को मापा जाता है ना, तो इसके लिए यूज किया जाता है आपका एमीटर का, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वैसे भूकंप मापक सूचक यंत्र आपका होता है सिस्मोग्राफ, लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायदा मापने की इकाई क्या होती है। देखिए समुद्र की जो जल की गहराई होती है ना, उसको हम लोग फैदम से मापते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान के इंजन की प्राप्ति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखिए वायुयान के जो इंजन होते हैं ना, उसका प्रति मिनट का जो घूर्णन है, परिक्रमण है, उसकी संख्या को मापने के लिए हम लोग टाइकोमीटर, ध्यान रखिएगा, टाइकोमीटर का यूज करते हैं। वहीं पे वायुयान की अगर ऊंचाई पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हम लोग अल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका शायद बिहार बीपीएससी में ही पूछा गया है, तो इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े से समान एसआई इकाई है। तो समान हो जाएगा, देखिए कार्य ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है ना, ये आपका हो जाता है जूल, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। देखिए हाइग्रो जो मीटर होता है ना, दो चीज़ होता है, एक तो आपको हाइग्रोमीटर हो जाएगा और दूसरा आपका हाइड्रोमीटर। ये दोनों एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। अगर आपसे हाइग्रोमीटर पूछा जाएगा तो आर्द्रता के स्तर को मापता है, और हाइड्रोमीटर पूछा जाएगा तो द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे दूध की शुद्धता को हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाता है। तो ये आपका दर्शाता है ये आपका वोल्ट, न्यूटन और जूल हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूसेक किसको मापने की इकाई है। तो क्यूसेक से जो जल का प्रवाह होता है ना, उसको मापा जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई को नहीं है। देखिए किसका एक इकाई नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय संवेदनशीलता का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी दबाव जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो ये आपका बार होता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और वैसे दाब का अगर पूछा जाएगा तो दाब का ध्यान रखिएगा पास्कल होता है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। इस सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत प्रतिरोध पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ओम। नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो ये आपका डेसिबल हो जाएगा। और सामान्य ध्वनि ध्यान रखिएगा, ये आपका 45 डेसिबल का होता है। ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्रता की एसआई इकाई है। यहाँ पे दीप्त तीव्रता पूछा गया है, ठीक है, तो दीप्त तीव्रता का आपका हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे विद्युत धारा का ध्यान रखिए दोस्तों, आपका विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा और ऊर्जा और कार्य का आपका जूल हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा डायोप्टर। वैसे आँख के लेंस में जो है ये आपका उत्तल लेंस पाया जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 746 वाट के बराबर होती है। और ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा या बीपीएससी दोनों में से कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई किनके बीच की दूरी को मापता है। देखिए जब भी हम लोग सूर्य और पृथ्वी की बात करते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है ना उसको हम लोग खगोलीय मात्रक से मापते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका मान क्या होता है। वहीं पे अगर आपसे प्रकाश वर्ष पूछा जाएगा तो एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, और इसका मान क्या होता है ये भी आपका बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी में पूछा गया है, तो दोनों का मान आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी विकिरण की तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यूरी, ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। देखिए कोई भी वस्तु का जो भार होता है ना, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो केंद्र में अगर कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसका भार हमें 0 देखने को मिलता है। अगर इक्वेटर पे रखते हैं तो इसका मान हमें सबसे न्यूनतम होता है, और अगर हम लोग ध्रुवों पे रखते हैं तो इसका मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है, यदि इस पर किया गया कार्य नेट कार्य धनात्मक हो तो ये आपका हो जाएगा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये भौतिक राशियों की इकाई को जांच करने के लिए किया जाता है, भौतिक राशि मानों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और भौतिक राशि के बीच का जो संबंध होता है ना उसको मापने के लिए भी किया जाता है। मतलब उपयुक्त में से सी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा, सभी के लिए किया जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, तो ये आपका हो जाएगा जनरेटर, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा है कि डीजल इंजन, तो ये आपका रसायन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और सोलर सेल जो होता है ना वो आपका प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वहीं सही सुमेलित पूछा गया है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्द्रता मापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप का पता लगाने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। वहीं पे क्रोनोमीटर से ध्यान रखिएगा कि जो पिंड की गति होती है ना उसको हम लोग यहाँ से मापते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और विद्युत धारा का आपका एमीटर हो जाएगा, और एरोग्राफ जो आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण जो सदैव श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में समायोजित किए जाते हैं, ये क्रमशः कौन से हो जाएंगे। देखिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पूछा गया है। श्रेणी क्रम आपका अमीटर हो जाएगा और समांतर क्रम आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए करवा सकूँ। और आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको इस टेस्ट सीरीज से कितना फ़ायदा हुआ है। पहला टेस्ट सीरीज जो आपका चलाया गया था उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।